हिंदी कहानियों के चैनल में आज सुनिए सुप्रतिष्ठित एवं संवेदनशील कहानियों की कथाकार शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी प्रतिबिंब। तो शुरू करें कहानी प्रतिबिंब। ओके मम्मा, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ रे सिद्ध, क्यों? आंगन में जलती हुई धूप थी, लपटों से बने हंटर सी, चमड़ी उधेड़ने को तत्पर। ऐसे में बेटे को घर से बाहर जाते देख सौदामिनी के प्राण सूख गए। रिजल्ट, मात्र एक शब्द कह सिद्धांत उसके प्रश्नों की लक्ष्मण रेखा फलांग आंगन में आ गया। उफ, जब देखो तब पढ़ाई, परीक्षा, रिजल्ट, दो पल को भी चैन नहीं। चेहरा देखो कैसे सूखता जा रहा है। इस निगोड़ी पढ़ाई के कारण घी दूध भी बदन पर नहीं लगता। अपनी हताशा और परेशानी पर काबू पा सौदामिनी तेजी से बेटे की ओर लपकी। पानी पी लिया ना रे बिट्टू? देख, धूप में ज़्यादा भटकना नहीं, जल्दी घर आ जाना। रिजल्ट जैसा भी हो परेशान मत होना। उसकी बात सुनने से पहले उसकी चिंताओं का घेरा तोड़कर बेटा गली पार कर सड़क की भीड़ का हिस्सा हो चुका था। कुछ देर धूप में बहती भीड़ में बेटे की छवि खोजती सौदामिनी की नज़र निराश हो वापस लौट आई। वो मन ही मन जाप करने लगी। सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहें गणेश, तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जाप से मन को ढाढ़स मिला। सोचने की दिशा बदल गई। जलती हुई इस दोपहरी में उसका बेटा ही नहीं, इतने सारे लोग भी आ जा रहे हैं। दुनिया के सारे कारोबार चल ही तो रहे हैं। इसी के साथ उसे स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने वालों पर गुस्सा भी आया, जिनकी तेज़ रफ्तार ईजाद ने उसके बेटे को जाते हुए निहारते रहने का सुख छीन लिया। मायके में पिताजी जब साइकिल से जाते थे तो वो उसारे में खड़ी उनको जाते हुए तब तक देखती रहती थी जब तक वे ग्राम पंचायत वाला मोड़ नहीं मुड़ जाते थे। पिताजी को यूं जाते हुए देखना उसे अच्छा लगता था, जैसे भीतर एक चरखी हो जो खुल रही हो, लेकिन जिसमें इतनी ज़्यादा डोर भरी हुई है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। अटूट डोर और खुलने लिपटने वाली चरखी बेटे को लेकर भी है उसके भीतर। फ़र्क बस इतना है कि बेटे को दरवाजे से ही विदा कर देती है, पर पति तो इतनी भी मोहलत नहीं देते। दरवाजे पर पहुंच दरवाज़ा बंद कर लेने का आदेश देते हैं। जब तक वो बड़ा सा बरामदा, आंगन व गैलरी पार कर दरवाजे तक पहुंचती है, उनके स्कूटर से छूटे धुएं का गुबार ही पीछे रह जाता है। जाने कैसे हिम्मत करके एक दिन पति से वो कह बैठी, आंगन से ही कह दिया करें ताकि मुझे शुभकामना सूचक शब्द कहने का मौका तो मिल जाए। हमारे यहाँ घर से बाहर ऐसे नहीं जाते। सौदामिनी की सदा शैतान ने जाने क्यों आग में घी का काम किया था। वे उसे आग्नेय नेत्रों से घूरते हुए बोले थे, कान खोलकर सुन लो, जाते वक्त अपनी मातमी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो, सारा दिन मूड खराब रहता है। मौन की एक भाषा होती है जो समझ में आती तो है पर पूरी नहीं। बहुत कुछ अनकहा अनसमझा भी रह जाता है। फिर भी आशा की एक बारीक सी डोर थमाए रहता है मौन। पर उस रोज़ मुखर हुए मौन ने सौदामिनी के हाथ से आशा की वो डोर भी छीन ली। उसे समझ में आ गया था कि रहने के लिए उसे पति गृह का एक कोना भले ही मिल गया हो, लेकिन उनके दिल में जगह पाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना होगा। रूप, रंग, गुण और भंगिमाएं उसे लुभाती हैं जो आंख उठाकर देखता हो। अपने पिता के हट के जवाब में उसके पति ने उसकी ओर न देखने की जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, उसी पर अटल हैं वे। ऐसे में सौदामिनी के रूप गुण का उनके सामने क्या मोल। ब्याह के वक्त दी गई भाभी की तमाम नसीहतें उसके तमाम गहनों की तरह बेकार हो गईं। सदा हंसती मुस्कुराती रहना, नित्य नए से नए स्वादिष्ट पकवान बनाना, पति के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। हमेशा सच संवर कर रहना। पत्नी की मातमी सूरत पति पसंद नहीं करता। भाभी ने माँ और भाभी के सम्मिलित कर्तव्य को इतनी कुशलता से पूरा किया कि अक्सर उसका जी भाभी को माँ कहने को मचल उठता। 10 वर्ष की उम्र में ही माँ चल बसी थी। तब से ही भाभी ने आँख की पुतली की तरह सहेज कर रखा था सौदामिनी को। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सौदा उम्र भर पति की आँख में तिनके की तरह खटकती रहेगी। फिर भाभी ये भी तो बताना भूल गई थी कि पति अगर पत्नी की छाया से भी बचे तो ऐसे में क्या करे पत्नी। उसे अक्सर माँ की कही एक कहावत याद आ जाती, बेमन का ब्याह मचवन संग भांवर। ब्याह के 6 दिन के ससुराल प्रवास और पति से हुई पहली मुलाकात में ही उसने पति की आंखों और व्यवहार में अपने लिए अनासक्ति, अवहेलना और अरुचि देख ली थी। न सही अधिक पढ़ी लिखी, पर नफरत और प्यार की भाषा तो जानवर भी समझता है। पति की इस बेरुखी को उसने बड़े यत्न से मन की अतल तहों में सहेज लिया।
मायके में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पर जब लाख मान मनुहार के बाद भी अजय गौने को विदा कराने नहीं आए तो भैया सनक गए और भाभी ने कुरेद कुरेद कर उससे सारा हाल पूछ कर ही दम लिया। सौदामिनी के शब्द और सिसकियां एक सार हो गए। अजय शादी के सिरे से ही खिलाफ थे, पर सख्त स्वभाव के पिता के आगे उनकी एक नहीं चली। कहते हैं कि इस ढोल को तुम लोगों ने मेरे गले में बांध तो दिया है, पर मैं इसे गले में लटका कर घूमने से रहा। घर में सजा कर रखो इसे, 5वीं पास गुणों की खान मिट्टी की मूरत को। भाभी के कानों में कहे शब्द भैया के कानों में स्थानांतरित हो गए थे। अगले दिन भैया पिताजी को सुनाने की गरज से उनके कमरे के आगे वाले बरामदे में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गए थे। मैं तो पहले दिन ही समझ गया था, पर मेरी कोई सुने तब ना। अरे लोग मिट्टी के बर्तन भी खरीदने जाते हैं तो उसे भी ठोंक बजा कर देख लेते हैं। एक हमारे घर में बैठे हैं ये अक्लमंदी के ठेकेदार, जो बिना किसी छानबीन के खटाक से अपनी बेटी के जीवन का सौदा कराए। सौदामिनी के दुख की आंच पिताजी तक भी पहुंच गई थी। वे चुपचाप भैया की बगल में आकर बैठ गए थे। भैया का गुस्सा थमा नहीं था। बस एक बात सोच ली है कि बेटी का ब्याह शहर में करना है, वो भी शहर में नौकरी करने वाले इकलौते लड़के से, ताकि सास ससुर इकलौती बहू को पलकों पर बैठा कर रखे। अब हो गई तसल्ली। बाप रिटायर्ड तहसीलदार, बेटा शहर के नामी कॉलेज में प्रोफेसर, और क्या चाहिए। हमारी 5वीं पास सौदा को इतना संपन्न परिवार मिल गया, काफ़ी है। पिताजी जैसे सजा याफ्ता मुजरिम हों, वे चुपचाप भैया की जली कटी सुनते रहे थे। दामाद जी साथ ना ले जाएं ना सही, सास ससुर जो हैं उन्हीं के पास ससुराल में रहेगी सौदा, उनकी सेवा करेगी, धन्य हो जाएगा जीवन बेटी का। दरअसल शुरू से ही भैया इस विवाह के विरुद्ध थे। प्रोफेसर साहब की गर्दन में तो बल ही नहीं पड़ते। टीका करते वक्त यूं तने बैठे थे जैसे मैं उनकी क्लास का कोई फिसड्डी छात्र हूँ। गले भी यूं मिले जैसे लोगों के बहुत जोर देने पर दो पुराने प्रतिद्वंदी जबरन भीतरी खुन्नस दबाकर गले मिलते हैं। तिलक से लौटकर भैया बार बार प्रोफेसर साहब की बेरुखी की चर्चा छेड़ इस रिश्ते के प्रति अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते रहे थे, पर तब पिताजी ने भैया की किसी भी बात पर कान नहीं दिया। सौदामिनी के बहुत उकसाने पर भाभी ने डरते डरते अपनी आशंका व्यक्त की कि लगता है लड़का इस ब्याह से खुश नहीं है। अरे तुम लोग कहाँ प्रकाश की बातों में आ गए, पिताजी ने सौदामिनी को सुनाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं, और अगर होगी भी तो ब्याह के 2-4 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारी सौदा लाखों में एक है, और फिर पुराने ज़माने में कौन लड़का लड़की से पूछता था। पर विवाह के तीसरे दिन भोली वाचाल ननद ने इस बेरुखी का रहस्य उजागर कर दिया था भाभी के सामने। जब घर में फोटोओं का अंबार लग गया और उस ढेर में से जब किसी भी फ़ोटो के लिए भैया के मुंह से हाँ नहीं निकली, तब पिताजी का माथा ठनका। कहीं भैया ने शहर में किसी जाति कुजाति की लड़की से गठबंधन न कर लिया हो, तब फिर मेरा विवाह कैसे होगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनसे बिना पूछे ही ये विवाह तय कर दिया। पिताजी की जिद का कद उनके जिद से बड़ा है, ननद ने थोड़ा शर्माते और इठलाते हुए कहा था। बारिश से पहले ही छतरी का इंतज़ाम कर लिया गया था। दो परिवारों के बुज़ुर्गों ने अपने अपने खानदान के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया था। उस कवच को भेद कर बदनामी का कोई छींटा उनके परिवार की इज्जत तक नहीं पहुंच पाएगा। भविष्य में होने वाले संस्कार निर्विघ्न संपन्न होते रहेंगे। हुआ भी यही। 2 वर्ष बाद ननद का ब्याह धूमधाम से बैंक मैनेजर महेंद्र जी से हो गया। सौदामिनी भले ही पति का मन न जीत पाई हो, पर उसकी सरलता, सहृदयता व पाक कौशल का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा था। ससुर जी ने भले ये सोचकर उसे जबरन बेटे के गले मढ़ दिया था कि बेटा बहू को साथ ना भी रखे, दूसरा ब्याह कर ले, पर सौदामिनी तो उन्हीं के पास रहेगी, बुढ़ापे में सेवा टहल करेगी, साथ ही खानदान की इज्जत भी दागिल नहीं होगी। सौदामिनी की अथक सेवा से अभिभूत ससुर को अब उसके भविष्य की चिंता दीमक की तरह खाई जा रही थी। दिन रात वे उसके भविष्य की योजनाओं के उधेड़-बुन में डूबे रहते। कुछ न सूझने पर बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी करने लगते। कुछ न सूझता तो अपनी बेबसी का रोना सासू जी के आगे रोने लगते। अजय की माँ, हमारे बाद बहू का क्या होगा, उसकी सेवा का भरपूर लाभ तो उठा रहे हैं हम, पर जब हमारी आंखें मुंद जाएंगी तो सौदा अपनी बाकी ज़िंदगी क्या मायके वालों के भरोसे बिताएगी। सोचो कितनी बदनामी होगी। लोग हमारे नाम पर थूकेंगे, यही कहेंगे हमने अपने स्वार्थ के लिए एक सीधी सादी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया।
सास ससुर की बातों के उड़ते हुए फाहे उसके कानों तक भी पहुंच जाते। चिंता और अवसाद के साथ साथ आशा की कांपती हुई लौ भीतर थरथराने लगती। यूं भी वो पति से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस थोड़ा सा प्यार, सम्मान और घर का एक कोना। थरथराती हुई लौ बुझने बुझने को हो जाती जब उसे बड़ी मौसी की बातें याद हो आती। रोमा दीदी को उसके पति ने बांझ कहकर छोड़ दिया था। मौसी जब भी माँ से मिलती उनकी बातों का एक ही विषय होता, रोमा दीदी। मैं तो दिन रात इस लड़की की चिंता में गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती हूँ कांता। तुम जानो कि कुंवारी लड़की माँ बाप के सिर का बोझ तो होती है, लेकिन उसको देर सबेर उतर जाने का भरोसा भी होता है। पर ठुकराई हुई लड़की माँ बाप की पीठ का कुबड़ बन जाती है। पूरी उम्र कमर सीधी नहीं होती माँ बाप की। उस वक्त तो नहीं, पर अब जब वो प्रत्यक्ता शब्द का अर्थ जान गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में सांप सा रेंगने लगता है। ये सांप पिताजी, भाभी और भैया को अपनी कुंडली में कस कुबड़ का आकार लेने लगता है। वो सिर उठाती। भैया की खुद अपनी 4 बेटियां हैं, लेकिन भैया और भाभी की पीठ का कुबड़ बनने की नौबत नहीं आई थी। उसके ससुर ने दामाद महेंद्र जी से मिलकर ऐसी योजना बनाई थी कि प्रोफेसर साहब अवाक रह गए थे। महेंद्र जी ने प्रोफेसर साहब को बहुत देर तक समझाने के बाद अंत में घुमा फिरा कर धमकी दे डाली थी, अगर तुम नहीं माने तो जो सलूक तुम अपनी पत्नी के साथ कर रहे हो वही सलूक मैं तुम्हारी बहन के साथ करूँगा। धमकी कारगर सिद्ध हुई थी। ब्याह को 8 वर्ष हो गए थे। इस बीच ससुर जी नहीं रहे थे। अपने वंश वृक्ष के सूख जाने की चिंता के चलते सासू जी बीमार रहने लगी थीं। चिंता के कारण बीमारी से छींचती जा रही माँ को बचाने के लिए प्रोफेसर वर्मा ने अनिच्छा से माँ की आकुल इच्छा तुष्ट कर दी थी। उसे आकाश कुसुम मिल गया था। खबर मिलते ही भैया भाभी दौड़े आए थे। भाभी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अरे साथ रहते रहते पक्षी पखेरू तक से मोह हो जाता है, फिर हमारी सौदा तो लाखों में एक है। भैया के चेहरे पर भी आश्वस्ति और सुकून था, लेकिन उनका ये भ्रम कुछ वर्ष बाद ही टूट गया। वो भतीजे के ब्याह में सिद्धांत को साथ लेकर गई थी। ब्याह के बाद भैया की लाख मनुहार के बाद भी प्रोफेसर वर्मा नहीं आए थे। भैया उसे 1 हफ्ते में वापस भेज जाने को कहकर ले गए थे। हफ्ते से 1 दिन ऊपर होते ही भांजा मामा की चिट्ठी लेकर पहुंच गया था कि सिद्धांत के स्कूल का हर्जा हो रहा है। भैया ने भांजे से कहला भेजा था कि अभी तो हमारे चाव भी पूरे नहीं हुए, बस 2 दिन बाद भेज देंगे। दूसरे दिन प्रोफेसर साहब का चपरासी आ धमका था एक और पत्र लेकर। भाभी ने उसे छेड़ा था। नंदोई जी को चैन नहीं पड़ रहा बीवी के बिना, जल बिन मछली सा तड़प रहे हैं बेचारे। चलो तैयारी कर लो बीबी रानी। फिर वे मुग्ध मगन मुद्रा में भैया से पूछने लगी थीं, क्या लिखा है चिट्ठी में? अपमान की जलती रेत में भून रहे भैया बिफर उठे थे। लिखा है तुम्हारा सिर। फिर वो दांत पीसते हुए बोले थे, हमारी सौदा का अगर पति ना होता ये प्रोफेसर का बच्चा तो छठी का दूध याद दिला देता मैं इसे। लो सुनो, तुम्हारे नंदोई ने क्या लिखा है। वहीं अपने पास रख लो अपना सोना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सिद्धांत को भेज दो, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। भैया ने मारे गुस्से के चिट्ठी हाथ से मसल कर एक ओर फेंक दी थी। बित्ते भर का छोकरा, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। इस आदमी का वश चले ना तो बेटे को अभी से आईएएस में बैठाना शुरू कर दे। सिद्धांत को प्रशासनिक सेवा में भेजने की पति की इच्छा वो भैया को बता चुकी थी। भाभी एक हाथ से आंसू पोंछती, दूसरे हाथ से उसके साथ जाने वाला सामान बांधती रही थीं। दूसरे दिन भैया उसे प्रोफेसर साहब के देहरी पर छोड़कर उल्टे पैर वापस हो गए थे। आज 15 वर्ष हो रहे थे मायके का मुंह देखे। पति के घर में जगह मिली तो मायका छूट गया। पति के मन में जगह पाने की बहुत कोशिश की, पर सफलता नहीं मिल पाई। इसी सिलसिले में एक दिन पति का अध्ययन कक्ष साफ करने पहुंच गई। पति के धारदार स्वर ने उसका हौसला चाक कर दिया। इस कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घर में क्या रख लिया? सिर पर चढ़ने लगी है? खबरदार, जो दोबारा इस कमरे में कभी पाँव रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। पहली बार उसे अपने आप से, अपने स्त्री होने पर शर्म महसूस हुई थी। अंदर से कहीं चीख सी उठी थी। वो क्यों है स्त्री? अगर है तो इतनी गर्हित क्यों है, इतनी विवश क्यों है? दुख का दरिया बहता रहता है और दिल पर अपने जख्मों के निशान छोड़ता जाता है। ये जख्म जब टीसते हैं तो स्मृतियाँ लहूलुहान कर देती हैं इंसान को। कुछ जलने की तीखी गंध उसके लहूलुहान वजूद को स्मृतियों के चंगुल से बाहर निकाल लाई।
वो भागी भागी चौके में गई तो देखा चूल्हे पर चढ़ा दूध भगोने में ही कोयला बन गया था, ठीक उसकी किस्मत की तरह। सौदामिनी का अशांत और उद्विग्न चित्त और झुलस गया। प्रश्नों के जिस कटीले जंगल से घबराकर वो यादों के दरिया में डूबी थी, दरिया से निकलने पर वो और सघन हो गया था। गुस्से से भगोना नल के नीचे पटक चौके से निकली तो सामने बेटे के कमरे में चलते पंखे पर नज़र पड़ गई। शुक्र है प्रोफेसर वर्मा ने नहीं देखा, नहीं तो फिर कीड़े निकालने शुरू कर देते। हे भगवान, ये किस वज्र मूर्ख को बांध दिया मेरे पल्ले। बेटे के कमरे की हालत देखकर सौदामिनी को लगा जैसे जंगली हाथियों का झुंड कमरे में उत्पात मचा कर गया हो। सिद्धांत का ही काम है ये। जब उसे कोई किताब नहीं मिलती तो वो पूरा कमरा उधेड़ डालता है। जैसे ही वो किताबों को यथास्थान रखने लगी, एक डायरी छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। डायरी को सीधा करने के क्रम में कुछ शब्द अनायास ही उसकी दृष्टि से टकरा गए। बेटे के शब्दों में चुंबकीय सम्मोहन था। उसकी चेतना मंत्रबिद्ध सी शब्दों का अनुसरण करने लगी। आशु के बरामदे में सुंदर से पिंजरे में एक तोता टंगा रहता है। पिंजरे के बगल से जो निकलता है, पिंजरे को एक हाथ मार देता है। तोता तेजी से चीखता है और पंख फड़फड़ा कर चक्राकार उड़ने की कोशिश करता है। पिंजरे की तीलियां जब उसकी कोशिश को नाकाम कर देती हैं तो हमारे क्रोध के कभी पिंजरे की तीलियों पर तो कभी पिंजरा असंतुलित हो जाने के कारण पलट गई पानी की कटोरी पर चोंच मार मार कर अपनी चोंच घायल कर लेता है। इस खेल की बार बार पुनरावृत्ति होती है। बच्चों को इस खेल में बड़ा मज़ा आता है। पिंजरे के सीमित दायरे में तोते के पंख फड़फड़ाते, चोंच पटकते और चीखते हुए देखकर वे ताली बजाते हैं। वे उसे कठपुतली समझते हैं शायद। कहते हैं, पट्टू नाच, पट्टू राम राम बोल, पट्टू मिर्च खा। मुझे एक खेल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है मैं भी पट्टू की तरह एक दायराबद्ध जीवन जीने के लिए मजबूर हूँ। मैंने अनुशासन के घेरे से जरा भी बाहर निकलने की कोशिश की तो पापा की जुबान की चाबुक की फटकार मेरी आत्मा को लहूलुहान कर देगी। दूसरे, मेरी किसी भी भूल के लिए पापा मुझसे ज़्यादा मम्मा को कोसेंगे। मम्मा की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, खूंटे में बंधी बेजुबान गाय सरीखी। छोटा था तो समझ नहीं पाता था मम्मा की बेबसी। मुझे लगता था पापा के अनुशासन की चाबुक माँ के हाथ में है। वे पापा को रोक सकती हैं, समझा सकती हैं कि पापा के अनुशासन की तनी रस्सी पर चलते चलते थक गया है सिद्धांत। वो भी कभी चलकर, कभी दौड़कर, कभी गिरकर ज़िंदगी का आनंद उठाना चाहता है। तब माँ की चुप्पी मुझे बुरी लगती थी। अब उस चुप्पी का रहस्य जान गया हूँ मैं। काश मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाता तो मैं माँ के सारे आंसू पोंछ डालता, विष पाई बन उनके सारे दुख, सारे दर्द पी लेता। सोचता हूँ मम्मा इतना दुख सहती क्यों हैं, पापा के आगे ज़ुबान क्यों नहीं खोलती। उल्टे मुझे समझाया करती हैं कि पापा भले ही पति जैसे भी हों, पर एक पिता के कर्तव्य को वे पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। बड़ा गर्व है मम्मा को पापा के इस कर्तव्य बोध पर। अगर पापा पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं तो मम्मा उनसे कर्तव्य निर्वाह में कहीं आगे हैं। मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी नींद, मेरे हर सुख और सुविधा की जैसे किसी ने प्रोग्रामिंग कर दी है उनके अंदर। हर चीज़ समय से पहले उपस्थित। मुझे आज तक कभी ये नहीं कहना पड़ा मम्मा भूख लगी है। मुझे लगता है उनके सीने में दिल नहीं, मैं धड़कता हूँ, उनके प्राण हूँ मैं। पापा ऐसे नहीं हैं। पापा को लेकर ढेरों सवाल हैं जो नागफनी की तरह भीतर उगे हुए हैं, जिसमें एक सवाल तो हमेशा मुझे लहूलुहान करता रहता है कि मेरी मम्मा का क्या दोष है। अशिक्षित वो क्या रहना चाहती थीं? स्त्री शिक्षा पर अगर गाँवों में पहले से तवज्जो नहीं दी गई तो ये किसका दोष है? और फिर पापा तो खुद शिक्षा जगत में इतने उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं। यदि वे चाहते तो माँ को अशिक्षा के घेरे से निकाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो दादाजी की मनमानी के जवाब में माँ के पूरे वजूद को अपनी जिद के हाथों पांव तले कुचल डाला। ये तो गनीमत है। मम्मा की रिजुता, सौम्यता, सुघड़ता और गृह कार्य में दक्षता ने उन्हें मायके से लेकर ससुराल तक सबका प्रिय बनाए रखा। घर के लोगों के सामूहिक दबाव के चलते वे इस घर में टिकी रह सकीं और मेरा जन्म हुआ, वरना इस घर में मेरे और माँ के अस्तित्व की संभावना ही शून्य थी। सवालों की ऐसी कटीली झाड़ियों में उलझी रहती है मेरी चेतना। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं। पापा के मन में मम्मा को लेकर जो गठान है वो ख़त्म हो जाए। जाने कैसे और किस सूक्ष्म संवेदी ढंग से मम्मा मेरे भीतर पापा के विरुद्ध उफनते कुविचारों को पढ़ लेती हैं और मुझे समझाना शुरू कर देती हैं कि वे तेरे पिताजी हैं, जो भी करेंगे तेरे भले के लिए ही करते हैं।
उनकी बात का बुरा क्या मानना, और मानो कहीं कुछ गलत कह सुन दें तो इसे पिता का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लिया कर बेटा। पापा के जीवन से पूरी तरह निर्वासित माँ के मन में उनके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत ढूंढने से भी नहीं मिलती। माँ जैसा धैर्य और सहनशीलता मुझ में क्यों नहीं है? मन में आक्रोश की लहरें क्यों उठती हैं, कभी पापा के खिलाफ, कभी संबंधों की सड़ी व्यवस्था के खिलाफ। कभी कभी इच्छा होती है कि पापा के अनुशासन की रस्सी तोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊं, अपने पाँव पर खड़ा हूं। पर माँ का क्या होगा? उनमें दिल की जगह मैं धड़कता हूँ, धड़कन ही बंद हो जाएगी उनकी। बस यही सोचकर अपनी इच्छा को झटक देता हूँ। वैसे भी माँ को आज तक इस घर से मिला ही क्या है? जो कुछ भी उनके पास है वो मैं हूँ, उनका जीवन भर का अर्जन, उनकी कुल जमा पूंजी, उनका वर्तमान, उनका भविष्य। उनसे ये सब मैं कैसे छीन लूँ? जब कभी मैं उनकी गोद में सिर रखकर लेटता हूँ तो वे मुग्ध मुद्रा में कहती हैं, कल को तू कुछ बन जाएगा तो मुझे भी सुख की सांस मिलेगी। कोई लाख चाहेगा भी तो तेरे माथे पर लिखा मेरा नाम नहीं मिटा पाएगा। यहाँ न सही, मायके में तो तुझे लोग मेरे नाम से जानेंगे, कहेंगे देख सौदामिनी का बेटा कितना बड़ा अफसर बन गया। अगर पापा का वश चले तो मेरे माथे से माँ का नाम मिटाकर ही माने, पर यह संभव नहीं। अब तो स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह पिता के साथ साथ माँ का नाम लिखना जरूरी हो गया है। इसीलिए पिताजी गाहे बगाहे अपनी इस बेबसी पर खींचते हैं। उस दिन फूफा जी मेरी तैयारी के बारे में पूछ रहे थे मुझसे कि मुख्य परीक्षा में कौन सा विषय लिया है, कौन सी पुस्तकें ली हैं। वे कभी आईएएस की परीक्षा में बैठे थे, मुख्य परीक्षा भी पास कर ली थी, पर साक्षात्कार में रह गए थे। अतः वे इस संदर्भ में अपने अर्जित ज्ञान से मुझे समृद्ध कर रहे थे। अरे भाई, ये सब तो बताओ, समझाओ ही, पर इन्हें यह भी समझाओ कि परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार में प्रश्नों के साथ साथ सामने वाले का उठने, बैठने, बोलने व कपड़े पहनने का सलीका भी देखा जाता है। और इन्हें देखो, ढीले ढाले कपड़े, लिब जिब चाल ढाल, लगता है जैसे अभी सीधे ननिहाल से चले आ रहे हों। अब संस्कारों और आनुवंशिकता का तो कोई इलाज है ही नहीं। पापा ने हिकारत से चौके की ओर देखते हुए हस्तक्षेप किया था। प्रोफेसर साहब, आपसे किसने कह दिया कि छोटे कस्बों या शहरों के लड़कों का आईएएस में प्रवेश निषेध है? आपको शायद मालूम नहीं है कि हर तरह से सर्वाधिक पिछड़े हुए बिहार प्रदेश से आईएएस में आने वालों की संख्या का प्रतिशत बिहार से उन्नत राज्यों से कहीं ज़्यादा है। फूफा जी ने अपने पहने तर्कास्त्रों से पापा के व्यंग्यास्त्रों को खंडित कर दिया था। साथ ही फूफा जी ने पापा को ये समझाने की कोशिश भी की थी कि सिद्धांत को कहीं और भी अप्लाई करने को कहो और अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने दो। किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाने का ज़माना नहीं है। बहुत टफ कंपटीशन है, जिस पर आरक्षण के बाद सीटें कितनी बचती हैं। पर पापा मेरे माथे पर लगाई आईएएस की तख्ती हटाने को तैयार ही नहीं है। एक वो आशू है, अपने पिता से रोज़ पिटने के कारण पापा उसे नालायक और आवारा घोषित कर चुके थे और मुझे उससे दूर रहने का आदेश पारित कर चुके थे। पिछले 2 वर्ष से वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा है। जाने क्यों लोगों को अपने बच्चों को पीटने की ज़रूरत पड़ती है। पापा अक्सर कहा करते थे, जब आशू की पिटाई हो रही होती थी तो वे हिकारत से आशू के घर की ओर और फिर मेरी ओर ताकते थे, मानो कह रहे हों मैंने आज तक सिद्धांत को अंगुली तक नहीं छुआई। बहुत मन करता था कहूँ, जिनके शब्द ही तलवार हों उन्हें मारने पीटने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती है। आज तक भूल नहीं पाया। 8वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट कार्ड मिला था। मेरे घर में घुसते ही पापा ने कार्ड छीन लिया था। बाकी सब विषयों में अंक अच्छे थे, पर मैथ में बस पास होने लायक ही अंक मिले थे। पापा की प्रचंड क्रोधाग्नि से भयभीत हो उनके कुछ कहने से पहले मैं रो पड़ा था। वे कार्ड जमीन पर पटक सटाक सटाक शब्दों के कोड़े चलाने लगे थे। आखिर हो तो अनपढ़ गंवार देहातिन माँ की ही औलाद, जिसे न पहनने ओढ़ने का शऊर है, न बोलने बतियाने का सलीका। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो ऐसी वज्र मूर्खा मेरे पल्ले बांध दी गई। पत्थर की लोढ़े की संतान पत्थर ही तो होगी। मैं ही मूर्ख था जो पत्थर को शालिग्राम बनाने चला था। पापा के शब्द आग की इबारत थे, जिन्होंने मुझे झुलसा के रख ही दिया था। साथ ही वे कलेजे पर गोदने की तरह गुद भी गए थे। उसी पल संकल्प कर लिया था कि भविष्य में हमेशा हर परीक्षा में अव्वल रहूँगा, माँ के नाम पर उंगली नहीं उठने दूंगा। डायरी पढ़ने के बाद सौदामिनी को लगा दशकों लंबे सूखे के बाद मूसलाधार बारिश हो रही है।
वो भीग रही है, सिर से लेकर पांव तक, फुनगी से लेकर जड़ तक। अभी आप सुन रहे थे शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी प्रतिबिंब। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।